स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फोर्थ लेक्चर्स है ये लेटरल शिफ्ट, रियल एंड एपेरेंट डेप्थ, यानी कि दो टॉपिक हम आज के सेशन में सीखेंगे बच्चों। वैसे ये दो टॉपिक हमारे लास्ट लेक्चर में रह गए थे, अदरवाइज ये लास्ट लेक्चर के ही कंटेंट कंसेप्ट थे। जैसे ये यानी कि दो टॉपिक खत्म हो जाएगा मैं लेक्चर्स एंड कर दूंगा। ओके, वैसे क्योंकि आगे के पीपीटी रेडी नहीं है, सो प्लीज टॉपिक अच्छे है, आईएमपी है तो थोड़ा फोकस रखना। ओके, ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का काम है, 15-15 मिनट के दो टॉपिक है। तो लेटरल शिफ्ट यानी कि क्या, तो वैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी थोड़ा कॉन्सेप्ट उसमें समझा ही जा दिया था। डेरिवेशन आई थिंक बाकी था ना हमारा इसमें। हेलो, यस सर। तो डेरिवेशन मेन बाकी। तो लेटरल शिफ्ट फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि लेटरल शिफ्ट यानी कि क्या, जब इंसिडेंट रे इस ग्लास के फर्स्ट सरफेस पे आते हैं, इंसिडेंट होके जब ये रिफ्रैक्ट यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास हो गए तो थोड़ा डिविएट होते हैं। आफ्टर डेविएशन ये थोड़ा क्या होगा, दूसरे सरफेस के ऊपर आएंगे, डेंसर से रेयर में जाएंगे, यहाँ से यहाँ, तो वापिस वो अवे टू नॉर्मल डेविएट होते हैं। तो ऐसे जो इमर्जेंट रे मिल रहा है एक्चुअली, वो एक्चुअली जो इंसिडेंट रे होता है उससे पैरेलल और थोड़ा शिफ्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड द लेटरल शिफ्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने काफी बार किया ही होगा स्कूल के, सॉरी 7th 8th स्टैंडर्ड में ये चीज आपने देखी होगी। पानी भरा हुआ आधा ग्लास रख के आप उसके अंदर आप पेंसिल रखोगे तो पेंसिल यहाँ से ऐसा लगेगी आपको, ब्रेक होके आधी टूट गई हो, ऐसे क्रॉस हो गए ऐसा लगेगा आपको, हाँ कि ना, देखा सभी ने? यस सर। तो बस यस सर। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ लेटरल शिफ्ट, इज नथिंग बट द लेटरल शिफ्ट। ऐसा क्यों है, हमारे माइंड में इमेजिनेशन ऐसा कुछ होता है। जो मैजिशियन शो कर रहे होते हैं ना, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैजिशियन जब शो कर रहे होते हैं तो ऐसे बेसिक साइंस का ही रूल्स यूज करते हैं। सबसे बड़ा मैजिशियन था के लाल। आपको ऐसा लगेगा कि सर सही होगा, जितने भी मैजिशियन है ना वो वन टाइप ऑफ एक साइंटिस्ट से काम नहीं है, क्योंकि वो लोग साइंस का इतना प्रॉपर तरीके से यूज करते थे, आपको ऐसा ही लगता है कि वो रियल चीज है। शायद आपने पता होगा केलाल का सबसे बड़ा जो मैजिशियन शो था, उसमें एक लड़की को काट काट के अलग कर रहा होता है, देखा है आपने किसी ने? शायद नहीं देखा होगा अभी तो आप, क्योंकि मैजिशियन शो अब तो इतने लास्ट 3-4 साल से तो बहुत गुम हो चुके, लेकिन हमारे टाइम पे जब मैजिशियन शो होते थे, हम जब देखने जाते थे, ये शो एक फेवरेट शो रहता है ये, कि भाई कट कर देते थे और दोनों को अलग करते थे। वन टाइप ऑफ इल्यूजन रहता है हमारे माइंड में, ऐसा है कि वो एक ही चीज है, लेकिन दो अलग अलग लड़कियों को सेम टाइप के कपड़े पहनकर रखते हैं, ऐसा अरेंज करते हैं कि वो एक ही लगे, और बाद में दोनों को ऐसे क्रॉस करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि उसको काट कर दिया। सो डेट्स व्हाई वी कॉल द लेट, यानी कि ये साइंस का ही भरपूर यूज है जो जनरली हम यूज कर रहे होते हैं बच्चों। तो लेटरल शिफ्ट भी वही चीज है। तो क्या है प्रैक्टिकली हम देखते हुए, पहली चीज तो उसको, एक मिनट, एक मिनट हो बेटा। ओके, सो आपको दिख रहा है कि ये एक ए बी सरफेस, और यहाँ हम नाम पी क्यू देंगे। ओके, पी क्यू सरफेस, क्यू पी क्यू आर एस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट रे आए, यहाँ से रेयरर से डेंसर में जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। बोलो आपका जनरल कंसेप्ट चेक करना हो तो मैं चेक कर सकता हूँ, रेयरर से डेंसर पे जाएगा जब ऑब्जेक्ट, तो कहाँ बेंड होगा, टू वे या अवे, टूवर्ड या अवे? वेरी गुड। तो टूवर्ड द नॉर्मल ये बेंड हुआ। सिमिलरली डेंसर से रेयर पे जाएगा तो अवे नॉर्मल बेंड होगा। अब इतना बेंड हो रहा है, कितना, बीसी जितना बेंड हो रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंट ये आई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आर है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है तो टोटल आई एंगल होता है, तो इसमें से आर माइनस कर दो, ये बचा एंगल आई माइनस आर है। बोलो इतना कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? जेड बन रहा था तो ये एंगल आर है, तो ये जो लेंथ है टोटल टी दी हुई है, इस लेंथ को हम डेल्टा एक्स यूज करते, या एक्स भी बोले तो भी चल जाए, जिसको हम लेटरल शिफ्ट हमें फाइंड करना है इस फॉर्मूला में, इस टॉपिक में एक्स की वैल्यू, इस एक्स का एक फॉर्मूला डिरिवेशन करना है। कैसे डेराइव करेंगे, तो पहले हम अलग अलग साइन थीटा लगाते हैं, तो एक बार साइन आर लगा दो। साइन आर क्या होगा बच्चों, बोलो? सॉरी कोस आर, साइन आर नहीं, कोस आर। याद कैसे रहेगा सर कि कोस लगाना साइन लगाना? देखो ये ट्राइंगल लेना है मुझे, इतना तो पता चल गया, ए एम बी। सब ए एम बी में ये मैं साइन लगा के क्या करूंगा, मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हमारे पास एम बी की वैल्यू है बच्चों? नो सर।
तो इससे पता चलता है, काफी बार भूल जाओ ना आप एग्जाम में कि कौन सा लगाना सर, कोस या साइन, यदि तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल याद रखो। मेरे पास डेटा क्या क्या दिया हुआ है, तो एक तो ये दिया हुआ है टी, ए और एम, और एक मेरे पास ए बी की जरूरत है क्योंकि वो कॉमन आ रहा है। तो मैं साइन सॉरी कॉस आर यदि मैं लगाता हूं तो कॉस आर इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन ए बी होगा। ए एम की वैल्यू है टी, ए बी हम एज यूजुअल रखते हैं। तो यदि इसके अंदर से मैं ए बी को मेन बना लूं बच्चों, तो टी अपॉन कॉस आर होगा, बोलो हाँ ना। यस सर। अब मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूं, ये वाला ए बी सी। अब इस ए बी सी में मेरे पास क्या क्या है, तो देखो ए बी की वैल्यू हमने ऊपर डिराइव की, और दूसरा मुझे यहाँ बी सी फाइंड करना है क्योंकि मुझे फाइनली लेटरल शिफ्ट का टॉपिक कर रहा हूं, तो लेटरल शिफ्ट का डेरिवेशन करना है एक्स की वैल्यू। तो मैं कॉमन है ये डिस्टेंस होगा, वही ये डिस्टेंस होगा बी सी, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या यूज करूं, बोलो साइन की कॉस, साइन। साइन। साइन उस एंगल के लिए ये ऑपोजिट साइड हुई तो साइन का यूज करूंगा मैं, साइन। अब एंगल है आई माइनस आर, तो साइन इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। अब तो बी सी को मैं यदि मैन बनाता हूं तो ए बी साइन आई माइनस आर होगा। अब बी सी यानी कि एक्स है बच्चों, चेक करो, बी सी यानी कि एक्स है। यस सर। ए बी यानी कि टी अपॉन कॉस आर है। मिल गया आपको फॉर्मूला एक्स का, है ना इजी एकदम। यस सर। अब देखो इतना चल सकता है 2 मार्क्स का हो, तो यदि यही टॉपिक 3 या 4 मार्क्स में पूछ ले डेरिवेशन, तो कैसे करना है सॉल्व। और इस बार मैं आपको भी फ्रैंकली बताऊं, आपको एमसीक्यू के ऊपर फोकस ज्यादा रखना पड़ेगा। ओके, जो हमने एमसीक्यू छोड़ दिए है थोड़े लेक्चर्स से, अब वो हम स्टार्ट कर देंगे एमसीक्यू की, क्योंकि इस पेपर स्टाइल में एमसीक्यू की क्वांटिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू ज्यादा हो गए। तो प्लीज जो जी नीट की प्रैक्टिस कर रहे उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो जी नीट नहीं कर रहे उसको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एमसीक्यू के ऊपर फोकस रखने का। क्यों? जस्ट बिकॉज बोर्ड के लिए आज इस बार एमसीक्यू आपके मार्क्स कवरिंग हो सकते हैं। ओके, अब ये तो फॉर्मूला है, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से यदि फॉर्म निकालना हो, हमने फॉर्मूला निकाल दिया x इज इक्वल टू, क्या निकाला बच्चों, x इज इक्वल टू t साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। अब बच्चों आपको पता है कि आई इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल यदि एकदम स्मॉल हो तो साइन थीटा क्या हो जाता है बच्चों, थीटा होता है, हाँ कि ना बोलो, सिर्फ थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ साइन आई माइनस आर क्या होगा, आई माइनस आर आई होगा माइनस खाली, आर और कॉस आर आई क्या माइनस होगा, 1। तो वैल्यू डाल देता हूं मैं, एक प्रॉपर अरेंज तरीके से एग्जैक्टली आंसर मिल गया आपको, टी अपॉन सॉरी 1 सॉरी। अब टी आई माइनस आर, ये भी सही फॉर्मूला, लेकिन एकदम जो प्रॉपर तरीके से टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन है, नोट्स के अंदर डेरिवेशन है, उसमें मैं आई को कॉमन निकाल देता हूँ। क्या निकाल देता हूँ, आई को कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, आई को कॉमन निकाला तो। अब बोलोगे सर आर में आई तो है नहीं, जब यहाँ आई है ही नहीं तो क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड बाय डिवाइड डिवाइड में लिख देंगे। तो ये आपका एक प्रॉपर तरीका से फॉर्मूला लेटरल शिफ्ट का। बोलो कोई डाउट, कोई डाउट बच्चों किसी को, एक्स का ये नो फॉर्मूला सर। नो लेटरल सर शिफ्ट का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ओके ओके, काफी बार यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है, एक्स, अरे कहाँ से आ गया, चलो कोई बात नहीं, एक्स इज इक्वल टू टी आई 1 माइनस n1 अपॉन n2। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहां से आए वो आपको पता है, स्नेल्स लॉ का यूज किया हुआ है, याद है, n1 साइन आई n2 साइन आर। हेलो, यस सर तो n1 साइन आई n2 साइन आर, साइन साइन कट कर दे, एंगल छोटा है, तो n1 अपॉन n2, n2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ r था और यहाँ आई था, वो नीचे आ गया। अब पता चला कहां से ये फॉर्मूला बना। हेलो, तो ये दोनों फॉर्मूला इसलिए मैं यस याद रखने को बोल रहा हूँ। काफी बार क्या होगा बच्चों कि आपको ये एंगल दिए होते हैं, तो काफी बार रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया होता है,
और ये एक्चुअली ये फॉर्मूला ये मेन है, लेकिन जो न्यूमेरिकल में ज्यादातर यूज होता है ना बच्चों, तो ये वाला फॉर्मूला कहीं दिया नहीं होगा सर, लेकिन आपको याद रख लेना ये फॉर्मूला। कोई डाउट कहाँ से आया मैं आपको बता दिया, स्नेल्स लॉ से ये फॉर्मूला है। फिर से एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी में बताया तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। n1 sin i n2 sin r, साइन हटा देते एंगल थीटा है तो n1 i n2 r n1 अपॉन n2 r अपॉन i। ओके, बोलो लेटरल शिफ्ट में किसी को कोई डाउट है? No, लेटरल sir. शिफ्ट में पक्का किसी को? एक बार देख लो चलो कैसे डेरिवेशन हुआ। एक बार cos थीटा लगाया, ए बी मिला, एक बार साइन थीटा लगाया, बीसी कौन से ट्रायंगल में लगाना वो भी ध्यान रखना है। ओके, कहीं ना कहीं नहीं लगा देना है किसी भी जगह पे। बाद में एक्स को मेन बना रहा है, एक्स का जनरल फॉर्मूला मिला। अब थोड़ा सा उसको फॉर्मूला को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने में हमने ये कॉन्सेप्ट का यूज किया, एंगल थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा कॉस थीटा 1, तो ये आंसर मिला। उसमें से आई कॉमन निकाल दिया। अब ये आई कॉमन निकाला, इसीलिए ये फॉर्मूला डिराइव करने का फाइनली हमारा मेन टारगेट ये फॉर्मूला था नीचे वाला, इसलिए मुझे आर बाई आई लाना था ना, इसलिए आई कॉमन निकाला। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो, यस सर। ओके, इस मेरा टारगेट में ये, अदरवाइज में चाहूँ तो इस यहाँ फॉर्मूला ये छोड़ देता था, ये याद रखना भी इजी था, लेकिन ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए मैंने आपको ये थोड़ा कॉमन निकालने के लिए बताया। तो ये था आपका लेटरल शिफ्ट। ओके, नाउ एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। क्या है एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ? अपने पानी में ग्लास के अंदर कोई 5 रुपया 10 रुपये का सिक्का लगा हुआ होता है, तो आप चेक करना। जैसे अब देखो मैं आपको अब 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में तो हो नहीं कि मैं आपको वो पिक्चर्स दिखाऊं, एटलीस्ट यू कैन इमेजिनेशन की क्या मैं बता रहा हूँ कि वो पानी जो है वो थोड़ा ऊपर दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ नीचे जगह ऐसे खाली है और यहाँ दिखेगा। हाँ कि ना बोलो? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. ओके, तो ये क्या है? दैट इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। जो एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट जिस हाइट पे या जिस डेप्थ पे होता है उससे कहीं ऊपर या कहीं नीचे हमें कुछ दिखता है तो उसको हम एपरेंट डेप्थ बोलते हैं, जिसको रियल डेप्थ नहीं, एपरेंट डेप्थ, जो हमें दिखता है कि ऐसा है, एक्चुअल में होता नहीं है। ये कमाल है रे का और रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का। तो ये टॉपिक में हम क्या सीखेंगे? पहली चीज तो जनरल फॉर्मूला सीखेंगे कि जब ऐसी सिचुएशन आए और आपको फॉर्मूला लगाना हो तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, और उस फॉर्मूला का डेरिवेशन सीखेंगे। बस दूसरा कुछ इसके अंदर सीखना नहीं है। ओके, तो देखते हैं कैसे फॉर्मूला डेराइव होता है। फिगर आपको दी है, देख लो। ओके, मैं आपको अपने हिसाब से एक फिगर बता रहा हूँ, समझ लो। ये पानी की टैंक है, यानी कि पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना बच्चों क्या कह रहा हूं मैं। अब इस ऑब्जेक्ट कॉमन सेंस यूज करेंगे हम। जब रे यहां से यहां जाएगी, अब इस मीडियम से डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो एक्चुअली जो जाना चाहिए था वहां नहीं जाएगी। कहां जाएगी बच्चों? Away. अवे। अवे। या ऐसे उल्टा भी समझ सकते हो, आप यहां से देख रहे थे लेकिन आपका जो रे हो ऐसे जाना चाहिए था, इसकी जगह थोड़ा डिविएट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes, sir. ओके, अब हम दूसरा रे पास करें। एक तो रे यहां से यहां आ जा रहा था, एक रे गया और ऑब्जेक्ट से जो एक्चुअल इस पानी में टी डेप्थ पे है, उसकी रियल डेप्थ है टी। वो ऑब्जेक्ट में से जो रे निकल रहा था वो ऑब्जेक्ट में से रे निकला, वो पी डेस पॉइंट से बाहर निकल के चला गया, पी डेस। अब एक दूसरा रे जा रहा है ऐसे। तो बच्चों कोई बता सकता है इसका डेविएशन कहाँ होगा? देखो एक चीज खास ध्यान रखो, जब नॉर्मल से कुछ एंगल बनाता है ना तो बेंड होता ही अवे होता है। जब वो रे ही कोई भी मीडियम हो, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स, कितना भी रेयर, कितना भी डेंसर हो, जब आप रे को नॉर्मल पे पहुंचे, ये नॉर्मल है समझ लो, अब वही नॉर्मल पे आप रे पास करते तो 90 डिग्री पास हो जाता है। वो आप क्रिटिकल एंगल नेक्स्ट टॉपिक में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सीखोगे कैसा क्यों हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों? तो ये रे था, ऐसे क्रॉस जा रहा था तो डेविएट हुआ, एंगल बन रहा था तो डेविएट हुआ,
लेकिन एंगल ही नहीं बन रहा है तो डेविएट होगा नहीं। उसका भी एक रीजन है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। इसका भी रीजन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जितना एंगल है इतना ही, जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही रिफ्रैक्शन एंगल होना चाहिए। इंसिडेंट एंगल कितना है बच्चों? नॉर्मल के साथ ये कितना रे बना रहा है? थीटा 0 बना है, तो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बोलो क्लियर? हेलो? Yes, sir. ओके। वैसे ये यूज तो नहीं हो सकता क्योंकि आई और आर सेम होते नहीं है, लेकिन अभी तो ऐसे समझ लो कि भी जब नॉर्मल पे रे निकलते तब नॉर्मल से ही पास होते हैं कंटिन्यूअसली। ओके, उसमें डेविएशन नहीं होता। तो क्या ये रे जो गया ओपी, ये ओपी डैश है, ओपी रे गया, क्या वो डेविएट होगा बच्चों? हेलो? नो सर। तो क्या इसकी इमेज आपको कभी भी मिलेगी? एक रे ऐसे जा रहा है, एक रे ऐसे जा रहा है, तो कभी उसकी इमेज कहीं मिलेगी बच्चों? नहीं मिलेगी। हम क्या करेंगे, इस रे को ऐसे आगे खींचेंगे जिससे आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां मिले। डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हेलो? कॉन्सेप्ट खेल का है, रे का है। रे एक गया ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, एक गया ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ये कभी भी कहीं ना कहीं मिलने नहीं वाले। तो हम क्या करेंगे, उसको पीछे खींचेंगे, उसको पीछे खींचा और उसको पीछे खींचा, तो यहां मिला इमेज। कोई डाउट यहां तक? बोलो। जनरली स्टूडेंट क्या सर। करते हैं, फिगर को रट लेते हैं, समझते नहीं कि ये रे का क्या खेल है। बस उसको ये फिगर बना लेते हैं, प्रॉपर बना लेते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि ये रे क्यों ऐसे गया और क्यों ऐसे मिला। समझ में आ रहा है? एटलीस्ट वो पता होना चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट की। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब बोलोगे सर ये आर कहां से? देखो ये आर है कि नहीं? बोलो। सॉरी आर, एक मिनट हो, ये तो नॉर्मल हुआ नहीं। नॉर्मल ये है ना, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, नॉर्मल के साथ एंगल आर, ये आर है, देख लो। तो ये भी आर होगा। ये आर तो नहीं हो सकता। स्ट्रेट, एक मिनट, कुछ गड़बड़ क्यों हो रही है ऐसा लग रहा है। एक मिनट, फिगर में कुछ गड़बड़ हुई है, 2 मिनट, फिर से बना रहा हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट यहां था, रे गया, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्ट होगा। यस, मैं यहाँ नॉर्मल भूल से बना रहा था इसलिए आंसर नहीं हो रहा था। ये गया नॉर्मल, रिफ्लेक्ट हो गया, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसको पीछे खींचा, इमेज यहाँ मिली। अब क्लियर देख लो, करेस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं आपको अब? हेलो? Yes, sir. Yes. ओके, अब ये इंसिडेंट एंगल आई है, तो ये आई है, तो ये दूसरा कहाँ आई बनेगा? यहाँ आई बनेगा, आई, जिसकी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इस पॉइंट को हम नाम दे देते टेक्स्ट जो नोट्स है उसके हिसाब से, तो इसको पी डैश, इसको पी नाम दिया, और उसको हम ई डैश और इसको नाम दिया ई। बोलो क्लियर इतना? तो ये रियल डेप्थ थी टी, ऑब्जेक्ट यहां था और इसकी इमेज यहां दिख रही है आपको, आई। अब हम लगा देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? N21 बच्चों। हेलो? यस सर। N2 अपॉन Yes, N1 sir. था। यस सर। अब यहाँ ये N2 है और ये N1 है, यहाँ उल्टा हो जाएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, रे को यहाँ डाल रहे थे, ये इंसिडेंट एंगल था, तो N1 के साथ I होता था और N2 के साथ क्या होता था? R होता था। अब क्वेश्चन उल्टा हो गया, देखो N2 के साथ I है, देखो। हेलो? क्योंकि यहाँ हम क्या, रे को यस यहाँ से सर। पीछे, तो ये ध्यान रखना, अभी तक हम जो ऐसा लिखते हैं साइन I अपॉन साइन R, उसकी जगह क्या आएगा? साइन I अपॉन साइन R जो लिखते थे हम, इसकी जगह यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ R और यहाँ I। अब बोले सर ये से तो हमें कंफ्यूजन होगा कि कहाँ R और कहाँ रखे। जब ऐसा कंफ्यूजन हो तो आपको याद ये रखना कहाँ से कहाँ रे गया, कहाँ से कहाँ गया बच्चों। देखो N2 से N1 पे गया कि नहीं? हेलो? रे कहाँ से कहाँ गए? N2 से N1 में गया, इस मीडियम से इस मीडियम में गया, उल्टा पानी में से। तो
कहां से कहां गए, N2 से I और R तो कॉमन ही आएगा, I to R ही आएगा, लेकिन वो देखना है कहां से कहां गया। अब हमें लगा देना है N2 के साथ I और N1 के साथ R, तो N2 N1 sin R, N2 sin I, अब लगा दो N2 अपॉन N1, अब मैच हो जाएगा, देख लो। समझ में आया स्नेल्स लॉ? हेलो, यस सर। कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि आपको कंफ्यूजन अभी होना ही चाहिए, होगा, मुझे भी होता था जब ये चैप्टर कर रहे थे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो भाई, कहां से कहां गए। अभी तक केस ये था, एक मिनट मैं आपको एकदम प्रॉपर तरीके से याद करा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही ना हो। पहला केस ऐसा था कि ये ग्लास था, N2 था और ये N1 था, ये हवा थी, हवा में से इंसिडेंट एंगल I और रिफ्लेक्शन एंगल यहाँ I और यहाँ R था, तो ये स्नेल्स लॉ लगा रहे थे हम, N1 sin I, N2 sin R। अब केस उल्टा हो गया, अब N2 से रे गया और रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये इंसिडेंट एंगल I आएगा और यहाँ रिफ्लेक्शन एंगल R यूज करेंगे। देखो यहाँ I यूज किया हमने और यहाँ R यूज किया। हेलो, तो N2 sin I, समझ में आया? अब ऊपर और नीचे देखो फर्क क्या हो रहा है। यस सर। फर्क ये इंसिडेंट एंगल में फर्क नहीं होगा, हम ये सोचते हैं कि ये फर्क हुआ, फर्क यहाँ हुआ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में। अब हम उसको N2 अपॉन N1 लिखे, तो इसको नए वाले को क्या लिख सकते, ऐसा लिख सकते साइन I और साइन I, तो बस वही चीज मैंने यहाँ लिखी है। ये कॉन्सेप्ट है, आपको ऐसा हो तो मैं एक स्लाइड बढ़ा देता हूँ, क्यों ऐसे आए इसके। ओके, अब हम बात करते हैं फिगर से। अब डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे आए डेरिवेशन से। तो लगा दो फॉर्मूला, ये एंगल समझ लो I ले, यदि नाम हम दे देते उसको, इसको क्या नाम दिया था P डैश और इसको दिया था E डैश, आके थे यहाँ, और इसको E और इसको P। तो बोलो फॉर्मूला लगाते हम। अब आपको पता है एंगल यहाँ छोटा है I और R, हर बार वो ले ही लेना है आपको, छोटा एंगल। तो 10 sin I क्या हो जाएगा बच्चों? हेलो, आई। यहाँ हमें क्यों एंगल इसलिए लिया, क्योंकि हमें यहाँ एकदम छोटा एंगल लिया है, तो साइन आई आई। अब आपको पता है 10 I भी I होता है। यस सर। सिमिलरली ऐसा Yes, लिख sir. सकता हो साइन R इक्विवेलेंट टू R इक्विवेलेंट टू 10 R। साइन और 10 और ऑलमोस्ट एक जैसे हो जाएंगे जब एंगल छोटा होता है तब। कैसे पता Yes, चला? sir. देखो साइन 0 भी 0 आता है, 10 0 भी 0 आता है, बस ऐसे समझ लो। ओके, तो साइन और 10 इक्वल हो गया। अब हम 10 I की फॉर्मूला लगा देते, बोलो 10 I का फॉर्मूला लगाओ। 10 I कौन सा ट्राइंगल लेते हैं हम? ट्राइंगल लेते O P P डैश, लगाओ 10 I बच्चों। P P डैश अपॉन 10 I, ये ट्राइंगल लिया मैंने P. OP, तो P P डैश OP यानी कि क्या था बच्चों? रियल डेप्थ थी, देखो। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. 10 I का ये फॉर्मूला मिल गया आपको। अब सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल लेते OIPP डैश, लगाओ इसमें 10 R का फॉर्मूला। R कहाँ है? यहाँ था, याद है ना आपको 10 R, ये R, Yes, sir. ये R, तो 10 R ये ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल, ये वाला। लगा दो 10 R का फॉर्मूला, PP डैश अपॉन PP dash by I. PI या IP। IP कितना है देख लो, IP यानी कि एपरेंट डेप्थ है ये IP। हेलो, Yes, sir. तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? T डैश लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं तो हाँ बोलो यार। Yes, sir. अब हम लगाते हैं ये 10 I और 10 R का फॉर्मूला उसके अंदर। वो हमारा फॉर्मूला क्या था? N21 इज इक्वल्स टू N2 बाई N1 इज इक्वल टू, यहाँ उल्टा क्या, N2 के साथ क्या आएगा? साइन I आएगा, Sin क्रॉस R upon मल्टीप्लाई sin N, I. और यहाँ आ जाएगा साइन R। N1 साइन R इज इक्वल्स टू N2 साइन I, याद रखना। ओके, ये ना याद रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके याद, मैं ऐसे याद रख। स्नेल्स लॉ में क्या होता था? जिसके साथ एंगल वही मीडियम, जिसके साथ एंगल वही मीडियम। और यहाँ उल्टा है कि मीडियम पहले N2 आता था और मीडियम बाद में N1,
तो N2/N1 करके उसको डिराइव कर दिया। 3-4 बार एक ही चीज इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग चीज यही टॉपिक में, मानोगे नहीं, मैंने पैम्पलेट में 2 पेज फाड़े इस टॉपिक में बनाने, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, भूल से मैंने साइन N2/N1 में आई और आर कर दिया था, और पूरा का पूरा टॉपिक करने के बाद जब आंसर चेक किया तो मैच ही नहीं हुआ हमारा मेरा, तो पेज फाड़ के बाद में वापस किया तो वापस भूल की, तो बाद में पेज नहीं फाड़ा, मैंने व्हाइटनर का यूज कर दिया आई और आर को इंटरचेंज करके। तो लुक, एक चीज ऐसी छोटी चीज जो मेरे से अभी 2 बार गलती हो सकती है, तो 100% आपसे एग्जाम में गलती होगी, इसलिए मैं एक ही टॉपिक को 3-4 बार रिपीट करा रहा हूँ। छोटे से चीज है लेकिन फिर भी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही गलती आप एग्जाम में करोगे टॉपिक में। चलो, तो साइन आर इज इक्वल टू 10R लिख सकते थे हम, अभी हमने आगे लिखा था छोटा एंगल। हेलो, 10R इज इक्वल टू 10R इज इक्वल टू क्या था, पीपी डैश अपॉन टी डैश। 10I इज इक्वल टू क्या था, पीपी डैश अपॉन टी। पीपी डैश कट, टी ऊपर चला गया, टी डैश नीचे आ जाएगा, N2 अपॉन N1। N2 क्या है बच्चों, वाटर। N1 कहाँ है, एयर। जहां से जहां गया वो लिखा, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, वाटर से पानी में गया, सॉरी हवा में गया, ये उसकी रियल डेप्थ और ये उसकी एपरेंट डेप्थ। बोलो कोई डाउट बच्चों, हेलो? नो सर। No, sir. पक्का श्योर ना? तो जब ऐसा क्वेश्चन आए, डेरिवेशन देख लो, बाद में मैं क्वेश्चन को कराता हूँ। डेरिवेशन बहुत इजी है, फिगर बनाना आ गए सभी को। पहले तो एक रे यहां गया, मुड़ा, यस सर। एक स्ट्रेट गया, अब दोनों जो ये एक यहां जा रहा था एक यहां जा रहा था, कभी नहीं मिलने वाले, बिछड़े गए, तो उसको मिला दिया हमने और आई पॉइंट पे। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पी डैश, पी नाम दे, याद रख लेना, ई और ई डैश, और ये टी। अब हमने ये कॉन्सेप्ट का समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट क्यों ये साइन आर और साइन आई आया। बाद में हमने 2 बार टेन थीटा लगा दिया, साइन आई और टेन आई को इक्वल क्यों किया, वो यहाँ कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। 2 बार टेन थीटा लगाया और वो हमने डाल दिया कहाँ, ये वाले फॉर्मूला में फर्स्ट में। तो स्टेप टू स्टेप जाऊं तो पहले मुझे ये करना था, साइन आई की जगह 10R लगाना था और उसकी जगह पीपी डैश अपन जो भी वैल्यू आ रही थी वो डाली हमने, टी डैश या टी, वो वैल्यू यहाँ डाल दी, तो N21 यानी कि N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू टी अपॉन टी डैश मिल गया। बोलो कोई डाउट? फिगर याद रख लो और स्टेप याद रख लो और फाइनल आंसर याद रख लो। ये आंसर तो याद ही रखो क्योंकि न्यूमेरिकल में सॉल्व थोड़े करने बैठोगे आप एग्जाम में। हेलो, ओके। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे पता है, इसको समझने का ट्राई करते हैं। एक मिनट हो, चलो कहां से कहां मीडियम, चलो मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल देता हूं तो एटलीस्ट आप कर सकते हो कि नहीं पता चले। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 2। ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है यहां जिसकी इमेज यहां मिल रही है, ये डेप्थ है 10 सेंटीमीटर, तो क्या बता सकता है इसकी जो इमेज है वो कितने सेंटीमीटर पे मिलती होगी? 20। तो फॉर्मूला लगा देंगे पहले तो, N2 अपॉन N1। कहां से कहां गया ऑब्जेक्ट, N2 से N1 पे गया, N1। N2 से N1, तो N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू हमने क्या डिराइव किया था, रियल डेप्थ T/T। और एपरेंट डेप्थ। जहां से जहां गया रियल से इमेजिनरी आई, कहां से कहां गया, पानी से हवा में गया, रियल से एपरेंट आई। याद रखना, जहां से जहां गया, पानी से हवा में गया, रियल से एपरेंट डेप्थ आएगी। चलो, तो टी कितना था 10, तो टी डैश, N2 कितना है 2, 1, तो टी डैश इज इक्वल टू 10/2, आंसर 5। कोई डाउट? नो सर।
अब बच्चों काफी बार ऐसी ही हमारे लाइफ में उल्टा भी हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं है कि हर बार हम हवा में से पानी में हुई चीज देखेंगे। जो है यदि आप पानी से कोई चीज देख रहे हो तो आपको वो भी वो कुछ दिख सकता है उल्टा, तो उसकी भी इमेजिनरी हाइट उल्टी हो सकती है। देखो जब वो मछली जब पानी से हवा में रही चीज कोई देखती है, ये जो बर्ड्स को देख रही है, तो उसकी इमेजिनरी हाइट हमें मिल रही है कहाँ, ऊपर। हाँ कि ना बोलो, यहाँ आपको एक्चुअली दिखेगी, हाँ कि ना। Yes, sir. तो यदि समझ लो मुझे इसका फॉर्मूला लगाना हो तो मैं क्या लगा सकता हूँ, ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया, रे कहां से कहां गया, अब हमारे लिए ये क्या हो Yes, जाएगा, sir. N2 से समझ लो N1 पे गई, यहाँ इसको N2 ही लिखा है समझ लो, और ये N1 से, तो कहां से कहां गया, N1 से N2, N2. कहां से कहां गए, N1 से N2, तो रियल अपॉन एपरेंट। कोई डाउट, डाउट? No, sir. कहां से कहां गया, N1 से N2 पे गया, जो N1 पे था रे और N2 पे गया। ओके, तो ये चीज खास ध्यान रखना, रियल और एपरेंट, ये फॉर्मूला है। N2 by N1 इज इक्वल टू, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, N1 से N2 पे गया है ना ऑब्जेक्ट, देख लो, तो रियल टू, और बाद में ये शिफ्टिंग का तो पता चल रहा है ना कितना शिफ्ट हुआ, तो एपरेंट डेप्थ है, रियल डेप्थ है, उसको माइनस कर दिया। अब देखो आपको यहाँ एटलीस्ट इतना पता चल जाएगा कौन बड़ा है। देखो कौन बड़ा है, N1 बड़ा है या N2 बड़ा है? हेलो, N1 बड़ा है कि N2? N2. तो N2 बड़ा है N1 से, तो कौन टी डेस बड़ा हो जाएगा, देख लो। अब आप सही हो, देख लो आपका फॉर्मूला सही है कि रॉन्ग है, यहाँ पता चल जाएगा। ये जो फॉर्मूला आपने अपने Yes, हिसाब sir. से एज्यूम किया भी कहां से कहां गया, रियल सी में, चलो चलो सर आपने तो बता दिया ऐसे रट्टा मारने को, लेकिन क्या वो हर एक केस में एप्लीकेबल है, देख लो, चेक कर लो। देखो N2 बड़ा है यहाँ, N1 छोटा है, तो T रियल और ये है एपरेंट, तो रियल देखो इतनी है T और एपरेंट बड़ी है, देख लो, हो गया सेम, मैच हो गया आंसर। समझ लो कि N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तो N1 की 1, N2 की 2, तो T और T डैश, तो T डैश इज इक्वल टू 2T। कौन बड़ा बोलो, T डैश बड़ा है T से डबल, तो देखो यहाँ प्रैक्टिकल भी देखो, T डैश बड़ा है, ऊपर दिखाई देगा। अरे हाँ ना बोलो यार, Yes, sir. श्योर कॉन्सेप्ट समझ में आया, श्योर गारंटेड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो सही है, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा काम दूं। तो बस इतना रखते हैं क्योंकि नोट्स में इतना ही तक है, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, एंड हमारा था एक लेटरल शिफ्ट। एक बार नजर घुमा लो लेटरल शिफ्टिंग में कैसे डेरिवेशन हुआ, वो रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ में नजर घुमा लो और कैसे डेरिवेशन हुआ वो, और ये कॉन्सेप्ट एक ध्यान रखना, ये वाला। चलो एक आध क्वेश्चन ले लेते एटलीस्ट आपका लेवल चेक करने के लिए। चलो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, 3 मिनट बची है, तो करा दो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जी नीट का क्वेश्चन, थोड़ा माइंड में है अभी, क्वेश्चन एग्जैक्टली तो याद Yes, नहीं है, sir. एग्जैक्टली याद नहीं है, Yes. लेकिन फिर भी ट्राई कर, तो ऐसा कुछ मिल जाए तो आपको 2 लेयर वाले एग्जाम्पल। एक वर्ड था होम्योमेट्रिक, होम्योमेट्रिक, एक मिनट असाइनमेंट में मैंने कहीं लिखा है, एक मिनट, होम्योमेट्रिक, लेटरल शिफ्ट में, कुछ मिनट हो यार, भूल गया मैं एक्चुअली, है ना, एक वर्ड था जो आपको सिखाना था लास्ट लेक्चर में, भूल गया था। होम्योमेट्रिक मीडियम, कुछ ऐसा आता है, होम्योमेट्रिक मीडियम ऐसा, तो उसको हम ये बोलते हैं, वो वर्ड में एक्चुअली भूल गया, कहीं मैंने एस वर्मा में या SC वर्मा में कहीं देखा था कि जब मीडियम जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर और इसके नीचे सेम मीडियम होते हैं, जैसे कि यहाँ क्या है, एयर, ध्यान रखो, ऊपर और नीचे क्या है बच्चों, एयर है,
तो जब एस टाइप के मीडियम्स होते हैं ना, उसमें यहाँ का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा और यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो सेम होता है। आपको n12 इज इक्वल टू n21 इज इक्वल टू 1, जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट तो समझा ही था आपको, याद है ना ये? Yes, sir. लेटरल शिफ्ट के अंदर ये चीज थोड़ी सी समझाई थी, लेकिन वो एक वर्ड जो आइसोपेट्रिक मीडियम या आइसोमेट्रिक मीडियम ऐसा कुछ वर्ड है, जिसमें जब ऑब्जेक्ट जो मीडियम्स होता है उसके ऊपर और उसके नीचे जब सेम मीडियम्स होता है, जो यदि तो जहां से आया था वहां से जब निकलेगा, जब सेम मीडियम में से आएगा, तो इसका जो बीच का जो मीडियम है उससे कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं होगी, खाली क्या होगा, उसका लेटरल शिफ्टिंग होता है, बाकी वो पैरेलल ही मिलेगा, चाहे कितने भी बीच में आप मीडियम लगा दो, 3-4 कितने भी मीडियम लगा दो। समझ में आ रहा है? यहाँ वाटर लगा दो, यहाँ ग्लास लगा दो, यहाँ कुछ भी लगा दो, ऑयल लगा दो, तो फाइनली जो इमर्जेंट रे मिलेगा वो आपका इंसिडेंट रे से पैरेलल, हाँ शिफ्टिंग होगा लेकिन होगा पैरेलल। क्लियर? वो सब मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा तो बताऊंगा। ओके, पहले इतना लर्न कर दो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। ओके, वैसे लेस देन 1 मिनट बची है, तो कोई डाउट नहीं ना आज के सेशन में किसी को? No, sir. ये याद रख लिया कहां से कहां जाएगा मीडियम, कहां से कहां गए, n1 से n2 पे गया तो रियल से एपरेंट डेप्थ पे आएगा। आइसोट्रोपिक मीडियम, यस खुश, यही आइसोट्रोपिक मीडियम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक मीडियम। क्लियर ना? ओके Yes, sir. तो बस लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल से आपको एचसी वर्मा में या एसएल वर्मा में मिल जाएंगे, ओके, टेक्स्ट बुक में शायद नहीं दिए, तो थोड़े प्रैक्टिस कर देना उसके ऊपर के। ओके, चलो लेक्चर को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ।